हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। नाउ यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज बनाने का, जो कि 1 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट में बनाने का प्लान है। इस इनिशिएटिव से हम लोग जो क्रॉप डैमेजेज हो जाता है उसको कर्व कर सकते हैं। फार्मर्स पता ही होगा कि डिस्ट्रेस सेल बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसको भी प्रिवेंट कर सकते हैं और कंट्री के फूड सिक्योरिटी को भी बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल से देखते हैं ये है क्या। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया है, विद द रेफरेंस ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो इसका आंसर कमेंट सेशन में देने का कोशिश करें ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। चलिए हम लोग देखते हैं ये प्लान में बताया क्या गया है। इस प्लान में मेनली फोकस किया गया है क्रिएशन ऑफ गोडाउन्स एंड अदर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी टू स्ट्रेंथन फूड सिक्योरिटी, रिड्यूस वेस्टेज एंड एम्पावर फार्मर्स। हम लोग को पता ही होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बात करें तो हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा कमी है, तो इससे आपको हेल्प मिलेगा और जो हमारा प्राइमरी सेक्टर जो पिछड़ा हुआ है ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको भी एक बूस्ट मिलेगा। देखिए इस प्रोजेक्ट में जो कि भारत सरकार के द्वारा 8 स्कीम्स चलाया जा रहा है, उसको इसी में कवर किया गया है। तो वो 8 हम लोग थोड़ा देर में देखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के द्वारा 10 सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर स्टार्ट किया जाएगा। एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी फॉर्म किया जाएगा जिसके चेयरपर्सन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन रहेंगे और इसमें अदर मिनिस्ट्री का भी पार्टिसिपेशन रहेगा, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और इसके कंसर्न सेक्रेटरीज। तो आप ये देख सकते हो कि कौन से 8 आइडेंटिफाइड स्कीम्स हैं जो कि इसके अंतर्गत लाया जाएगा। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा चलाया गया स्कीम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन। मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा 2 स्कीम आइडेंटिफाइड किया गया है, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम और दूसरा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना पीएम किसान। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा भी 2 स्कीम है, एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन अंडर फूड सिक्योरिटी एक्ट और प्रोक्योरमेंट ऑफ एमएसपी। ये जो ग्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का जो प्लान है, इससे हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा एंड ट्रांसफॉर्म इनटू सक्सेसफुल बिजनेस इंटरप्राइजेज। और जो विज़न है सहकार से समृद्धि, उसको हम लोग अचीव कर पाएंगे, कोऑपरेशन फॉर प्रोस्पैरिटी। इस प्लान में मेनली एग्रीकल्चर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसमें कि वेयर हाउसेस, गोडाउन हो गया, कस्टम हायरिंग सेंटर्स, प्रोसेसिंग यूनिट्स एटसेट्रा एट प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के लेवल पे ये सब तैयार किया जाएगा। इंडिया में बताया जाता है कि 1 लाख से ज़्यादा प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिससे डायरेक्टली 13 करोड़ फार्मर है वो जुड़े हुए हैं। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर सेक्टर में और ये रूरल लैंडस्केप को भी ठीक करता है। इससे क्या होगा कि जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो डिसेंट्रलाइज्ड होगा, एक ही जगह पे नहीं हो रखे, छोटे छोटे हर एक जगह पे रहेंगे और अदर नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इस ट्रांसफॉर्मेशन से पैक और भी ज़्यादा इकोनॉमिकली वाइबल होगा, जिससे एग्रीकल्चर में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है और फार्मर्स का जो प्रॉब्लम्स है उसको भी कम होते हुए देखने को मिल सकता है। चलिए बात करते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। पहला, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्टेज पता ही है जो होगा, उसको एड्रेस करने में हेल्प करेगा। इसमें बताया जाता है रहा है कि जो गोडाउन है वो पैक लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा इस्टेब्लिश किया जाए टू एलिवेट शॉर्टेज ऑफ एग्रीकल्चर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्टेज चल रहा है उसको टैकल किया जा सके। दूसरा है पैक एक्टिविटीज़ को डाइवर्सिफाई करना। जो फूड ग्रेन का प्रोक्योरमेंट किया जाता है सेंटर और स्टेट एजेंसीज़ के द्वारा, उसको और ज़्यादा इन्हेंस करना और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो प्रोक्योर किया जाता है उसको भी डाइवर्सिफाई करना। और फेयर प्राइस शॉप में जो कि हम लोग को पता है फ्री में जो फूड ग्रेन्स मिलता है, उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन लाना ताकि न्यूट्रिशनल स्टेटस ठीक हो सके। कस्टम हायरिंग सेंटर्स को इस्टेब्लिश करना और कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट्स को इस्टेब्लिश करना। इस डाइवर्सिफिकेशन से फार्मर का इनकम इन्हेंस होते हुए देखने को मिलेगा। तीसरा बेनिफिट है रिडक्शन ऑफ फूड ग्रेन वेस्टेज। हम लोग को पता ही है कि एग्रीकल्चर एक पेरिसेबल प्रोडक्ट है, तो ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है। सही स्टोरेज ना होने के कारण ये और भी ज़्यादा फार्मर्स के लिए चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये जो डिसेंट्रलाइज स्टोरेज है, तो डेट मीन्स लोकल लेवल पे भी ये स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर इसका यूज़ कर पाएंगे और जो ग्रेन का वेस्टेज होता है वो कम हो पाएगा। फोर्थ बेनिफिट है प्रिवेंटिंग फ्रॉम डिस्ट्रेस सेल। आप लोग को पता ही होगा कि फार्मर्स जो अपना क्रॉप है ख़राब हो जाने के डर से औने पौने दाम में उसको बेच दिया जाता है और
उससे जो बेनिफिट होना चाहिए था फार्मर्स को वो नहीं हो पाता है, तो इसको भी प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा ताकि डिस्ट्रेस सेल ना हो। 5वां है कॉस्ट रिडक्शन। अगर फूड का प्रोक्योरमेंट हम लोग को लोकल लेवल पे अगर देखने को मिलेगा फेयर प्राइस शॉप में या फिर नज़दीक में, तो इससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो ऑटोमेटिकली जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई है वो डिक्रीज देखने को मिलेगा, जिससे कि फार्मर्स के कॉस्ट को रिडक्शन होगा। तो फार्मर को कम कॉस्ट आएगा तो ऑटोमेटिकली फार्मर्स का इनकम बढ़ेगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा पैक्स है क्या, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। तो जो ये पैक है ये लोएस्ट लेवल पे काम करता है, जो कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करता है कोऑपरेटिव्स को, विच इज़ हेडेड बाय स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एट द स्टेट लेवल। जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स का जो क्रेडिट है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में ऑपरेट होता है। और जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है वो पैक्स के साथ वर्क करके डायरेक्टली फार्मर से डील करते हैं। जो फर्स्ट एग्रीकल्चर से क्रेडिट सोसाइटी है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1904 में। ये शॉर्ट टर्म लेंडिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए उधार देते हैं। जब हम लोग का क्रॉपिंग साइकिल चालू होता है तो फार्मर्स को क्रेडिट अवेल करवाया जाता है, जैसे कि वो सीड्स, फर्टिलाइजर्स एट्सेट्रा ये सब परचेज कर सके। यूनियन बजट 2022-23 में अनाउंस किया गया है कि 2516 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट किया जाएगा थ्रू कंप्यूटराइजेशन ऑफ 63,000 ऑफ ओवर द 5 ईयर्स। तो ऑनलाइन होने से क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी आएगा और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होगा इन देयर ऑपरेशन, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को भी डाइवर्सिफाई करने में हेल्प मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। तो कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। तो रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन में दो तरह का डिवीज़न है, शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर। शॉर्ट टर्म में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं और पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। वही लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो इसमें स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक आते हैं और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक आते हैं। तो आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो कमेंट सेशन में जा करके वहाँ से लिंक ले सकते हैं। थैंक्स।